क्या आप जानते हैं पूरा दुनिया की प्राणीकुल खत्म करने में समय लगेगा सिर्फ 1 महीने। जी दोस्तों, दुनिया में जितना न्यूक्लियर बम है अगर एक साथ ब्लास्ट किया जाए तो धरती पर राज करने वाला सभी तरह के प्राणी खत्म हो जाएगा। अगर दुनिया का पॉलिटिकल स्टेटस अभी देखा जाए तो बहुत दिन से ही कोल्ड वॉर चल रहा है। कुछ दिन पहले तो रशिया और यूक्रेन की युद्ध के दौरान रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की होशियारी दे चुके हैं यूक्रेन को। उस तरफ यूक्रेन को भी अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है। अगर एक तरफ से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल की तो दूसरे तरफ भी चुप बैठने वाला नहीं है। आइए जान लेते हैं इस भयंकर न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे इतिहास के बारे में। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि फादर ऑफ एटम बम नाम से जाना जाता है, और इस जीनियस का जन्म हुआ था एक जर्मन जूइश परिवार में 1904 में। सिर्फ 10 साल की उम्र में इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपना कब्जा जमा ली थी। मिनरल के बारे में भी बहुत जानकारी थी इनका। 12 साल की उम्र में मिनरल के बारे में इन्होंने लेक्चर देना शुरू की और आगे चलकर साल 1922 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने गया और 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 साल में ही खत्म कर दी। सभी सब्जेक्ट में इनका जानकारी थी लेकिन फिजिक्स इनका पैशन था और आगे चलकर साल 1927 में सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने फिजिक्स के ऊपर पीएचडी कंप्लीट करी। इन सबके बावजूद इस जीनियस के पीछे एक डार्क साइड थे। इनके दोस्तों को लगता है कि ओपेनहाइमर के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी थी और इन्होंने स्मोकर भी थे। दिन में कई बार सिगरेट पीते थे। दोस्तों के साथ टाइम बिताने से ज्यादा इन्होंने फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा शौक रखते थे। साल 1930 में जर्मनी की एडल्फ हिटलर का तानाशाही चालू हुआ और उस समय बहुत जर्मन साइंटिस्ट देश छोड़ के अमेरिका भागने लगे, जिनमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो वैन न्यूमैन जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर की पायनियर थी, हंस बेथे जिन्होंने फ्यूजन डिस्कवर की, एडवर्ड टेलर जो कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम नाम से जाना जाता है। और ये सारे साइंटिस्ट जर्मन जूइश थे और ओपेनहाइमर खुद जर्मन जूइश परिवार से है लेकिन रहते थे अमेरिका में। और ये सब देख के पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा और उस समय लेफ्ट विंग विचारधाराओं से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट पार्टी को फंडिंग देने शुरू की। सितंबर 1939 में हिटलर पोलैंड देश इन्वेंट करने के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। पहले तो अमेरिका को इंटरेस्ट ही नहीं थी वर्ल्ड वॉर 2 पे इन्वॉल्व होने में, लेकिन वॉर शुरू होने की 1 महीने पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन और लियो सैलड ने अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखी और इस लेटर की वार्निंग दी कि हिटलर न्यूक्लियर हथियारों पे काम कर रहा है, इसलिए अमेरिका को भी तैयार रहना चाहिए। और जल्द ही अमेरिकन प्रेसिडेंट यूरेनियम पे रिसर्च करने के लिए एडवाइजरी कमेटी बिठा दी कि क्या यूरेनियम से एक हथियार बनाया जा सकता है और इसलिए एनरिको फर्मी और लियो सैलड को यूरेनियम रिसर्च करने में फंडिंग देना भी शुरू की। ओपेनहाइमर उस समय न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम कर रहे थे अलग से। 11 अक्टूबर 1941 में अमेरिकन प्रेसिडेंट उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाशिंगटन चर्चिल को इन्वाइट करते कि न्यूक्लियर हथियार बनाने में कोलैबोरेशन करने के लिए। और ये सब चलते चलते जापान अचानक अमेरिका को पर्ल हार्बर पर हमला कर देते हैं और इसके साथ साथ अमेरिका ऑफिशियली इन्वॉल्व हो जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 पे। I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका के द्वारा ऐलान किया जाता है कि वो एलाइड ताकतों का हिस्सा बनेगा जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ लड़ रहे थे और एक तरफ वर्ल्ड वॉर दूसरी तरफ हथियार बनाने की कोशिश एक साथ चल रहे थे। फिर 1942 में अमेरिका के इंजीनियरिंग के एक क्रॉप्स न्यूक्लियर हथियार बनाने में इन्वॉल्व किया जाता है और इस इंजीनियरिंग विंग का हेडक्वार्टर था न्यूयॉर्क में और इस हेडक्वार्टर का नाम दिया जाता है मैनहट्टन इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट्स और इस टाइम ऑफ पॉइंट से शुरू हो जाता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का हेड अपॉइंट किया जाता है कॉर्नेल लीस रिचर्ड ग्रोव्स को। और इस प्रोजेक्ट के अंजाम देने के लिए एक अलग लोकेशन की जरूरत थी जो कि ओक ब्रिज जहां पे बॉम्ब डिजाइन किया जाएगा और वाशिंगटन जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्तेमाल करने वाला प्लूटोनियम प्रोडक्शन करने में डिसाइड किया जाता है। और इस 2 लोकेशन के अलावा और एक लोकेशन की जरूरत थी जहां पे एक्चुअली बॉम्ब को बनाया जाएगा और इसके लिए शहर से बहुत दूर एक सीक्रेट जगह की जरूरत थी जो कि न्यू मैक्सिको की पिकासो वैली डिसाइड किया गया। इतना टाइम तक ओपेनहाइमर को सिर्फ बॉम्ब डिजाइन करने में ही इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब तक ओपेनहाइमर की काबिलियत पर जनरल ग्रोव्स को पता चल जाता है। लेकिन ओपेनहाइमर कम्युनिस्ट भावधाराओं में प्रभावित होने के कारण आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर इनके ऊपर शक था कि प्रोजेक्ट सीक्रेट लीक हो सकता है।
लेकिन ओपेनहाइमर की लवा इस प्रोजेक्ट नामुमकिन थे और इसलिए 1943 में ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया जाता है। प्रोजेक्ट में ओपेनहाइमर का सबसे ज्यादा जरूरी थी क्रिटिकल मास कैलकुलेशन करने में। क्रिटिकल मास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम की कैलकुलेशन है। एक चेन रिएक्शन को सस्टेन करने में यूरेनियम और प्लूटोनियम की मात्रा है क्रिटिकल मास। यूरेनियम 235 के बारे में ज्यादातर जानकारी उस समय नहीं थे और प्लूटोनियम 239 तो साल 1940 में ही डिस्कवर किया गया। साल 1943 में सिर्फ 2 मिलीग्राम प्रोड्यूस हो पाया था प्लूटोनियम, इसलिए अमेरिका 2 बम डेवलप कर रहा था। पहला बम यूरेनियम 235 के ऊपर बेस्ड था जिसका नाम लिटिल बॉय। दूसरा बम जिसमें प्लूटोनियम 239 इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम फैटमैन। और फिर वारी आई टेस्ट आउट के। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान पे 100 मीटर का एक स्टील टावर की मदद से फास्ट बम को टेस्ट किया जाता है 16 जुलाई 1945 में, जिसका नाम था गेजेट। इसमें करीबन 13 पाउंड प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था और उस बम को लेकर ओपेनहाइमर जितना एक्सपेक्ट की थी उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल निकला। जिस स्टील टावर की मदद से बम को गिराया गया था वो पूरा एवोपरेट हो गए थे और उस धमाका के कारण ओपेनहाइमर के मुंह से भगवद गीता के एल 9 निकला। Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. इस टेस्ट की 1 महीने के अंदर 6 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा लिटिल बॉय को जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया जाता है और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त प्लूटोनियम बम फैटमैन को नागासाकी पर गिराया जाता है और इस 2 धमाका के कारण लाखों लोगों को मौत हो जाता है, जिसके रेडियो एक्टिविटी के कारण आज तक भुगतना पड़ रहा है जापान को। और इस दुख भरी डिजास्टर का खबर सुनते ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिएक्शन थे, हु इज मी। इस डिजास्टर के कारण 17 अगस्त ओपेनहाइमर खुद वॉशिंगटन में सेक्रेटरी ऑफ वॉर से मिलने गए और तुरंत इस हथियारों पर बैन लगाने के लिए बोला और कुछ दिन बाद अप्रैल 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट चल बसे थे और नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के साथ मिले और ओपेनहाइमर ने कहा द ब्लड इज इन माई हैंड। फिर प्रेसिडेंट ने उनके गालियों के साथ बाहर निकाल दिया और कुछ दिन बाद ओपेनहाइमर यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करने लगा एटॉमिक बम को रोकने के लिए और आगे चलकर यूएस प्रेसिडेंट हाइड्रोजन बम बनाने के लिए अप्रोच करते हैं इस कमीशन को, लेकिन ओपेनहाइमर डायरेक्ट ना कर देते। ओपेनहाइमर की इस ना से ज़्यादा फायदा तो नहीं होता है। अमेरिकन 1952 में हाइड्रोजन बम बना लेते हैं और इसको टेस्ट आउट भी करते हैं और इस हाइड्रोजन बम बनाने में मदद की एडवर्ड टेलर, जो कि फादर ऑफ हाइड्रोजन बम नाम से जाना जाता है। ओपेनहाइमर की इस हरकतों के कारण उनकी नौकरी छीन ली जाती है और बाकी जिंदगी लेक्चरर बन के ही बिता दी। साल 1967 में थोरट कैंसर के कारण ओपेनहाइमर की मौत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूरा दुनिया की 7 देशों में टोटल न्यूक्लियर वेपन है 13,000 के आसपास। इनमें से सिर्फ रशिया और अमेरिका के पास ही 11,000 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। इंडिया के पास 164 न्यूक्लियर वेपन है और इस न्यूक्लियर वेपन के ऊपर बहुत सारी ट्रीटी भी साइन हुई है। किसी भी देश अपने मर्जी से न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, फिर भी 13,000 न्यूक्लियर वेपन प्राणीकुल विनाश करने में काफी है। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो जरूर जुड़े रहे मेरे चैनल पे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।